जिस खून में जोश नहीं वो खून किस काम का। मुर्दों में गिनती हो जिंदा है वो बस नाम का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी वाले, एसएससी सीजीएल वाले, बिल्कुल तैयार रहिए। आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और आपको मेहनत बहुत दम के भर के करनी है। पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू आज की क्लास में आप देखने वाले हैं और ये सभी एमसीक्यू आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगे। कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो इसलिए एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का पॉलिटी का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि आपका पहला प्रश्न मैं शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। आपको बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है आपका 1773 ईस्वी में, बी है 1771 ईस्वी में, सी है 1785 ईस्वी में और डी है आपका 1793 ईस्वी में। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773, 1771, 1785, 1793। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है आपका 1885 ईस्वी में, बी है 1875 ईस्वी में, सी है 1866 ईस्वी में, डी है आपका 1858 ईस्वी में। तो बताइए महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है 1858 ईस्वी में। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके जस्ट बाद इनको भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, क्योंकि कंपनी से वहां जो यहाँ का शासन था वो छीनकर क्राउन के हाथों में चला गया था। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है आपका, प्रश्न है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? कभी कभी मार्ले मिंटो लिखा होगा, कहीं कहीं पर मिंटो मार्ले लिखा होगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। बताइए मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी है भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, सी है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और डी है आपका पूर्ण स्वतंत्रता देना। बताइए मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य था? तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो इसमें क्या किया गया था? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का दे दिया गया था कि मुस्लिम क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो ऐसा बनाया गया था, इनके द्वारा, मार्ले मिंटो के द्वारा यह सुधार लाया गया था। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह 1909 में आया था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? बताइए 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए है आपका एम एन राय, बी है महात्मा गांधी, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। क्लियर आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आज का जो आपका मॉक टेस्ट है इसमें लगभग मैंने सभी जो टॉपिक हैं पॉलिटी के उनसे प्रश्न लेने की कोशिश की है। कुछ टॉपिक फिर भी छूट गए होंगे क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है पॉलिटी का। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एरिया से एक एक, दो दो, तीन तीन प्रश्न लिए जाएं ताकि आपका पूरा रिवीजन हो सके। तो क्लियर है आपको? लगातार आप करते रहेंगे, आपको सभी टॉपिक्स का रिवीजन कराया जाएगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए, आपको एक एक टॉपिक बाकायदा कराया जाएगा, इसलिए बस पढ़ते रहिए। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है बी आर अम्बेडकर और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो भारत में जो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की गई थी वो डी ऑप्शन आपका सही है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी 1895 ईस्वी में।
क्लियर है आपको? बाकी सब कुछ सबने बाद में किया, लेकिन जो सबसे पहले विचार आया था संविधान सभा का, वो बाल गंगाधर तिलक के मन में आया था। क्लियर है आपको? लेकिन इनको इसका श्रेय कभी भी नहीं मिला। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? बताइए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, या राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार कर लिया गया है, या राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा छठे का, वो आपका सी हो जाएगा। क्लियर है आपको? राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन ए है आपका एक सार्वभौम, बी ऑप्शन इसी में प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी ऑप्शन में एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान उत्तर है। अगर आपने एक बार भी प्रस्तावना को ध्यान से देखा है तो इसका उत्तर बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे। बताइए, सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जी हाँ, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, यह सब कुछ आपके प्रस्तावना में लिखा हुआ है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी? बताइए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी? ऑप्शन ए है आपका संसदीय प्रणाली, बी है संघीय प्रणाली, सी है मूल अधिकार, और डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी? तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? संसदीय प्रणाली कहां से ली गई थी? इंग्लैंड से ली गई थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान को सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? बताइए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ब्रिटिश शासन, या यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 भी कह सकते हैं। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो 9 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935। क्लियर है आपको? यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। क्लियर है आपको? अगला है प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? बताइए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई थी? ऑप्शन ए है आपका कनाडा से, बी है ऑस्ट्रेलिया से, सी है यूएसए से, और डी है आपका ब्रिटेन से। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? तो 10वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए है आपका अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी है आपका ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी है रूस के संविधान से, और ऑप्शन डी है आपका फ्रांस के संविधान से। तो बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 11वें का सी ऑप्शन आपका सही है, रूस के संविधान से। क्लियर है आपको? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? बताइए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है आपका 6, बी है 8, सी है 10, और डी है 12। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 12वें का? तो 12वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। संविधान जब अंतिम रूप से पारित हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। क्लियर है आपको? लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, यह ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है आपका कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? बताइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए है आपका पहला, बी दूसरा, सी 7वां, डी 9वां। तो बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 13वें का। अगला प्रश्न है आपका 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बताइए। 52वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका आंसर बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आप ये एक ऑप्शन तो आप अभी क्लिक कर चुके हैं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जी हां, 14वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो 10वीं अनुसूची थी यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। इसमें क्या था? दल बदल कानून था। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? बताइए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और डी है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। क्लियर है आपको? जब संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ तब 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 12 से 35 और ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 36 से 51। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, अनुच्छेद 5 से 11। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अस्पृश्यता का अर्थ हुआ छुआछूत। क्लियर है आपको? तो जो जातीय आधारित छुआछूत है उसका उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? क्या अनुच्छेद 15 है या अनुच्छेद 16 है या अनुच्छेद 17 है या अनुच्छेद 18 है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 17वें का। तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, अनुच्छेद 17। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए है आपका 32, बी है 29, सी है 19 और डी है अनुच्छेद 14। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का व्यवस्था है? तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि संविधान के प्रश्नों को कैसे सही किया जाता है। अगर आपको सभी भाग पता है और भाग किससे रिलेटेड हैं, अगर आपको ये पता है तो आप इनको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है आपको? कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या दिया गया है और जो भाग है उनको सब डिवाइड किन किन चैप्टरों में किया गया है, तो इसका बहुत ही आसानी से आप उत्तर दे पाते अगर आपने बिल्कुल बारीकी से संविधान को पढ़ लिया होता। बस शुरुआत को आपको संविधान से सही से पढ़ना होता है। तो बी का जो सही ऑप्शन है, 18 का जो सही ऑप्शन है वो बी है। क्लियर है आपको? अनुच्छेद 29। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 33 से 46, बी है 34 से 48, सी है अनुच्छेद 36 से 51 और डी है अनुच्छेद 37 से 52। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए जल्दी से। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, अनुच्छेद 36 से 51। क्लियर है आपको?
तो ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का आपका प्रश्न यही है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह कौन से अनुच्छेद में लिखा है, यह आपको पहचानना है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 51, बी में अनुच्छेद 52, सी में अनुच्छेद 53 और डी में अनुच्छेद 54। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 का सी ऑप्शन आपका सही है, अनुच्छेद 53। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 73, बी है अनुच्छेद 74, सी है अनुच्छेद 75 और डी है अनुच्छेद 76। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? अनुच्छेद 75 के तहत संविधान अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। देखिए महान्यायवादी हो गया, धन विधेयक हो गया और महालेखा निरीक्षक होता है ना, तो ये नियंत्रक होता जो वो आपका ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे अनुच्छेद आपको याद करके रखने हैं, क्योंकि यहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 53, बी है अनुच्छेद 63, सी है अनुच्छेद 76 और डी है 79। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, अनुच्छेद 73। क्लियर है आपको? भारत का महान्यायवादी ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। बताइए मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ऑप्शन ए है आपका भारत, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है फ्रांस और डी है आपका ब्रिटेन। तो बताइए मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो बी ऑप्शन आपका सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है आपको? यहीं से भारतीय संविधान में मूल अधिकार रखे गए हैं। क्लियर है आपको? तो 23 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। बताइए भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संसद को है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो भाग 4 में है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका पूरा पॉलिटी का मॉक टेस्ट, जिसमें आपने 25 क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूं आपको एक एक प्रश्न पसंद आया होगा और आपने एक एक प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दिया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, और जो आपकी जीएस की समस्या है
उसको पूरा सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप एमसीक्यू की तरह पढ़ना चाहते हैं या टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं। जैसा आप कहेंगे आपको वैसे पढ़ाया जाएगा। तो एसएससी जीडी वाले, एसएससी सीजीएल वाले, यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले या अन्य वे सभी एग्जाम की तैयारी करने वाले जहां पर पॉलिटी हिस्ट्री आएगी, उन सबको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आपका क्विक रिवीजन बहुत ही ईमानदारी से कराया जाएगा ताकि आप परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you.